हमारे पास दिया है क्वेश्चन 20 जुलाई में ही पूछा गया है, ये इवनिंग शिफ्ट में। If the kinetic energy of moving body becomes 4 times its kinetic energy, then the percentage change in its momentum will be equal to। देखिए यहाँ पे परसेंटेज चेंज काफी ज्यादा है, तो आप ln वाला मेथड, ln लेके डिफरेंशिएट करके वाला मेथड नहीं लगा सकते, और ना ही आप फर्स्ट प्रिंसिपल वाला मेथड लगा सकते हैं। आपको प्रॉपर चेंज ही देखना होगा जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला होता है उससे। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में मान लेता हूं k नॉट के बराबर है, और काइनेटिक एनर्जी होती है p स्क्वायर बाय 2m के बराबर, p स्क्वायर बाय 2m। तो इनिशियल एनर्जी k नॉट है, तो मैं इनिशियल मोमेंटम मान लेता हूं p नॉट के बराबर है, मास तो सेम रह ही रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है 4k नॉट, तो मैं इसे कह सकता हूं कि मोमेंटम अब चेंज हो चुका है p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m के बराबर। k नॉट की वैल्यू उठा के रख दीजिए यहां, सो 4 into k नॉट which is p नॉट स्क्वायर बाय 2m is equal to p स्क्वायर बाय 2m। 2m से 2m चला गया, p की वैल्यू आपको मिल जाती है 2p नॉट के बराबर। तो इसका मतलब मोमेंटम जो है वो इनिशियल मोमेंटम का डबल हो चुका है। तो परसेंटेज चेंज इन इट्स मोमेंटम आपसे यदि पूछा है तो फाइनल मोमेंटम है 2p नॉट, इनिशियल मोमेंटम है p नॉट, इनिशियल मोमेंटम है p नॉट इनटू कर दीजिए 100, तो आपको मिल जाएगा p नॉट बाय p नॉट इनटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 100%। 100% चेंज जो है आ चुका है मोमेंटम में, तो पहला वाला जो आंसर है हमारा हो जाएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम, और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूलें, ठीक है बच्चों। चलिए बेस्ट ऑफ लक। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अ बॉय रीचेस द एयरपोर्ट एंड फाइंड्स दैट द एस्केलेटर इज नॉट वर्किंग। He walks up to a stationary escalator in time t1। तो एस्केलेटर जो स्टेशनरी है उस पे ये t1 टाइम से चला जाता है, t1 टाइम लगता है इसको नीचे से ऊपर चढ़ने में। तो ये एलिवेटर है और यहां चढ़ने में मान लीजिए लेंथ l के बराबर है इसका। तो ये पर्सन का जो वेलोसिटी है लिफ्ट के एस्केलेटर के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर जो है मैं मान लेता हूं v1 के बराबर है, और ये v1 वेलोसिटी से ये l हाइट ऊपर चला जाता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि l अपॉन v1 जो है टाइम लगता है इसको t1 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 में से कह सकता हूं इफ ही रिमेन्स स्टेशनरी ऑन अ मूविंग एस्केलेटर देन द एस्केलेटर टेक्स हिम अप इन टाइम t2। अब एस्केलेटर पे खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है, एस्केलेटर इसको t2 टाइम में पहुंच जाती है। तो मैं ये कह सकता हूं यदि एस्केलेटर पे खड़ा है सिर्फ, तो जो वेलोसिटी एस्केलेटर की है वही वेलोसिटी इस पर्सन की होने वाली है। तो इसका मतलब एस्केलेटर ये t2 जो टाइम है इज नथिंग बट लेंथ l डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, लेट्स से दिस इज v2। इक्वेशन नंबर 2। अब कहते हैं क्या कि टाइम कितना लगेगा यदि ये मूविंग एस्केलेटर पर चलने लग जाए, यानी कि अब ये वेलोसिटी v2 तो है ही, अब v1 ये खुद भी चल रहा है मूविंग एस्केलेटर पर, तो क्या होगा। तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर को लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ मैन आपको मिल जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। ये हमारे पास v1, ये हमारे पास है v2, ये नेट वेलोसिटी हो जाती है हमारे पर्सन की। तो इसको टाइम जो लगेगा लेट्स से t3 के बराबर लगेगा, दिस इज इक्वल्स टू l अपॉन v1 प्लस v2। अब v1 की जो वैल्यू है आप रख दीजिए यहाँ पे l अपॉन t1, v2 की वैल्यू रख दीजिए आप l अपॉन t2, आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा। सो t3 इज इक्वल टू l अपॉन यहाँ मिलेगा l अपॉन t1 प्लस l अपॉन t2, तो ये आपको मिल जाएगा l अपॉन l कॉमन ले लीजिए।
So it's T2 plus T1 divided by T1 T2. L से L चला गया, आपको मिल जाता है T1 T2 divided by T1 plus T2. तो ये जो टोटल टाइम लगने वाला है इसको, that is equals to T1 T2 divided by T1 plus T2. तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है यहाँ पे। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है आपको सही मिल जाता है। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल कहता है आपसे, अ बॉडी रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं है और रोल कर रही है, इसका मतलब वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस जो है वो आर ओमेगा के बराबर है, और बिकॉज एक्सेलरेशन है यहाँ पे प्रेजेंट है तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा भी हर एक समय पर वैलिड होने वाला है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 50% ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है रोटेशन की विच इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज 50% ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका भी 50% यानी कि हाफ ऑफ दिस इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ ऑफ आई इनटू ओमेगा स्क्वायर। बिकॉज ये रोल कर रहा है तो ओमेगा को लिख सकता हूं v अपॉन आर, सो आई कैन राइट v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। भाई हाफ से चला गया हाफ, v स्क्वायर से चला गया v स्क्वायर, आपको यहां पे मिल जाता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो एम आर स्क्वायर बाय 2 कौन से ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है? सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाय 2, हॉलो सिलेंडर का एम आर स्क्वायर, रिंग का एम आर स्क्वायर। तो हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपसे कहता है कि इफ टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, इनको फंडामेंटल यूनिट हम मान लेते हैं, then the dimension of mass in terms of T, V and L will be equal to। तो इनका डायमेंशन क्या होगा मास का in terms of length, velocity and angular momentum। तो पहले टाइम, जो ये क्वांटिटीज है हमारे पास नई फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनका डायमेंशन लिख लेते हैं। टाइम का जो डायमेंशन है वो होता है t, वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो होता है LT-1, और लीनियर एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एंगुलर मोमेंटम होता है MVR। MVR होगा मास, वेलोसिटी इज LT-1, R डिस्टेंस विच इज L, तो हो जाएगा बेटा ML2T-1, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। तो मास को हमें लिखना है फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में, तो मैं कह सकता हूं कि मास जो है वो प्रोपोर्शनल होने वाला है, टाइम की पावर मान लेता हूं x, और वेलोसिटी की पावर मान लेता हूं y, और एंगुलर मोमेंटम की पावर मान लेता हूं z। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यदि हटाऊंगा तो हमें मिलेगा एक डायमेंशनल कांस्टेंट t⁻x और v⁻y l⁻z। ऐसा क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एक क्वांटिटी को, ये डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के डिफरेंट पावर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो हमने एक फोर्स जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है उसे हमने दो अलग अलग क्वांटिटीज के डिफरेंट पावर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा है, मास की पावर 1, एक्सेलरेशन की पावर 1। तो ऐसे ही हम मास को लिख सकते हैं इनकी अलग अलग पावर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूला भी बराबर होने चाहिए किसी भी सिस्टम में। तो ये हो जाएगा आपके पास m1 L0 T0 t की पावर x L y t की पावर -y, और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को लिखूंगा मैं m की पावर z, l की पावर 2z और t की पावर -z। अब इन सारी जो पावर्स हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा मास की पावर z है, लेंथ की जो पावर है वो है y, और ये है 2z, y प्लस 2z, और यहाँ पे टाइम की जो पावर है x माइनस y माइनस z। अब इसे हमें कंपेयर करना है m1 L0 और T0 से। तो सबसे पहले m की जो पावर है उसे आप मैच कराइए, तो z की वैल्यू आपको मिल जाती है 1 के बराबर। लेंथ की जो पावर है उसे आप मैच कराइए तो आपको मिलेगा y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। z की जो वैल्यू है 1 के बराबर है तो y की वैल्यू मिल जाती है -2 के बराबर। अब एक बार जरूर आप ऑप्शन चेक कीजिए इसी मोमेंट पर कि z की वैल्यू 1 है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की जो पावर है वो 1 मिल रही है। चेक कीजिए एंगुलर मोमेंटम की पावर 1 किस में नहीं है, तो वो तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते। अब हमारे पास वेलोसिटी की देखनी है, वेलोसिटी की पावर है -2, तो -2 देख लीजिए वेलोसिटी की पावर किस में है, तो डी ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। सिर्फ आधा सवाल सॉल्व करने से, 60% सवाल सॉल्व करने से आपको आंसर मिल जाता है, तो 100% सवाल सॉल्व करने की जरूरत कभी कभी नहीं पड़ती है। तो हमेशा चौकन्ने रहें कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है।
तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अगला सवाल जो कहता है आपसे बॉडी एट रेस्ट इज मूव्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग अ कांस्टेंट पावर। तो पावर जो मशीन डिलीवर कर रही है वो कांस्टेंट है, हर एक इंस्टेंट पर कांस्टेंट पावर है हमारे पास मशीन के द्वारा जो दी जा रही है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो डिस्टेंस है आपको बताना है कि उसका रिलेशन, उसकी डिपेंडेंसी टाइम के साथ क्या होती है। तो पावर मैं कह सकता हूं किसी भी इंस्टेंट पर क्या होगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं F इनटू v के बराबर पावर को, और इस फोर्स और वेलोसिटी, फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये बन जाएगा आपके पास v, MAV, और ये जो है कांस्टेंट है, ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है। हो सकता है एक्सेलरेशन अलग अलग समय पर अलग अलग हो, वेलोसिटी अलग अलग समय पर अलग अलग हो, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है a इंटू v वो कांस्टेंट रहने वाला है। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है इस रिलेशन से, तो मैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को डिस्टेंस के टर्म्स में लिखने वाला हूं। तो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम के साथ है ना, तो एक्सेलरेशन को आप लिख दीजिए dv बाय dt, और ये जो है v हमारे साथ में है और यहाँ पे है m, और ये हमारे पास p के बराबर है, इसको p नॉट मान लेता हूं जिससे थोड़ा सा फील आए कि हाँ यार एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ से v dv को मैं लिख सकता हूँ p नॉट अपॉन m, और यहाँ आ जाएगा dt। मैं मान लेता हूं कि इनिशियल जो टाइम है t बराबर 0, इनिशियल वेलोसिटी पहले जो थी 0 के बराबर थी, t बराबर t टाइम पर वेलोसिटी इसकी हो जाती है v के बराबर। तो यहाँ आपको मिल जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू p नॉट अपॉन m इंटू t के बराबर। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाती है 2p नॉट डिवाइडेड बाय m इंटू t का अंडर रूट, t की पावर हाफ लिख देता हूँ। अब वेलोसिटी टाइम में रिलेशन मिल चुका है, तो हम अब डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी को लिख सकता हूं मैं dx बाई dt, और ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 2p नॉट डिवाइडेड बाय m इंटू टी रेज़ टू द पावर हाफ। dt को ले जाइए इधर, और 0 0 x और t, हमें प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है, हमें t की पावर से मतलब है, तो हम इसको भूल जाएंगे। तो x जो है प्रोपोर्शनल आपको मिल जाता है t रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, तो t रेज़ टू द पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल हमें डिस्टेंस मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट जो है हमारा सही आ जाएगा। उसके बाद बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। टू वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। If the magnitude of p vector plus q vector is n times the magnitude of p vector minus q vector, then the angle between p vector and q vector is equal to। तो हमें दिया हुआ है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके मैग्नीट्यूड का n गुना है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल्स टू n टाइम्स p वेक्टर माइनस q वेक्टर। अब देखिए, क्योंकि हमें आंसर में cos इनवर्स sin इनवर्स दिया है, और हम जानते हैं कि cos इनवर्स sin इनवर्स इन वाले फॉर्मूले में आएगा, तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं, डायग्राम वाली अप्रोच नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए मिल जाएगा आपको p स्क्वायर, मैं मान लेता हूं इनका मैग्नीट्यूड जो है p और q का, मॉड p इज इक्वल टू मॉड q, या आप मान लीजिए किसी भी a के बराबर मान लीजिए। तो यहाँ लिखूंगा मैं a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा is equal to n square times p a square plus a square minus 2a square cos theta। तो ये आपको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ बेटा आपको मिलेगा a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास n स्क्वायर, और यहाँ a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस 2 cos थीटा। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, 1 प्लस 2 cos थीटा हमारे पास है, और यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर cos थीटा। cos थीटा की टर्म्स को एक तरफ ले जाइए तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, और cos थीटा भी कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आपको cos थीटा की वैल्यू मिल जाती है 1/2 टाइम्स। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे 2 का लफड़ा जो है चल रहा है, तो यहाँ पे ये 2a स्क्वायर कॉमन आना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 2a स्क्वायर दोनों तरफ से कॉमन आएगा, तो 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा बचेगा,
तो ये जो है 2 हमें नहीं मिलेगा। तो यहां से मिल जाएगा आपको n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपको थीटा की वैल्यू मिल जाती है cos इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हमें आंसर मिल जाता है n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 cos इनवर्स में, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। 2 small drops of mercury each of radius r coalesce to form a single large drop. The ratio of total surface energy before and after the change is equal to। तो रेशियो निकालना है बिफोर एंड आफ्टर का। यदि हम दो मरकरी ड्रॉप्स को कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बना देते हैं, तो यहां देखिए हमारे पास दो ड्रॉप्स हैं जिनका रेडियस r के बराबर है। इनको जोड़ दिया जाता है और बना दी जाती है एक बड़ी ड्रॉप जिसका रेडियस मैं मान लेता हूं r डैश के बराबर है। सरफेस एनर्जी क्या होता है? सरफेस एनर्जी मैं कहूं बिफोर डिवाइडेड बाय सरफेस एनर्जी आफ्टर। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। तो ये क्योंकि ड्रॉप है तो इसका एक ही फ्री सरफेस होने वाला है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बिफोर के लिए 2 बिकॉज दो ड्रॉप है इनटू सरफेस टेंशन s इनटू 4 पाई r स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय बाद में जो सरफेस एनर्जी होने वाली है वो होगी सरफेस टेंशन s इनटू 4 पाई r डैश स्क्वायर। तो यहाँ 4 पाई से 4 पाई जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, s से s कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2 टाइम्स r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r डैश का स्क्वायर, हमें ये रेशियो मिलने वाला है हमारा आंसर। तो यहां चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा सकता हूं कि टोटल वॉल्यूम जो पहले था वही टोटल वॉल्यूम अब हमें मिलने वाला है। सो 4/3 पाई r क्यूब का 2 गुना इज इक्वल टू 4/3 पाई r डैश क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, r डैश की जो वैल्यू है आपको मिल जाती है कितना 2 रेज़ टू द पावर 1/3 इनटू r के बराबर। ये वैल्यू आप उठा के यहां रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r डैश स्क्वायर विच इज 2 रेज़ टू द पावर 2/3 r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, 2 की पावर 1 है ऊपर, नीचे 2 की पावर 2/3 है, तो 2 की पावर 1 माइनस 2/3 आपको आंसर मिल जाएगा। So it will be equal to 2 raised to the power 1/3 is to 1। तो कौन सा ऑप्शन जो है सही आ रहा है, which is ऑप्शन नंबर 1, वही हमारा आंसर होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। A body of mass m is launched up on a rough inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal. The coefficient of friction between the body and the plane is under root x by 5. The time of ascent is half of the time of descent. Find the value of x। तो ये सवाल जिसमें टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बीच में रिलेशन दिया है, या एरोडोब में भी दिया हुआ है, और भी बहुत बार ये सवाल जेईई मेन ने पूछ लिया है और फिर दोबारा जो है ये पूछ लिया है यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, तो इंक्लाइन प्लेन पर जब ये मास m का बॉडी ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स जो है पीछे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन का नेचर होगा काइनेटिक बिकॉज इस फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन और इस ब्लॉक के सरफेस के बीच में स्लिपिंग हो रही है, ये दोनों रगड़ खा रहे हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लगने वाला है जिसकी वैल्यू होगी म्यू इनटू mg cos थीटा, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट mg sin 30 जो है sin थीटा जो है पीछे की तरफ लगने वाला है। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो फोर्स इसके ऊपर 2 लगेंगे पीछे की तरफ, और जब ये ब्लॉक ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ विच इज म्यू mg cos थीटा, और इस तरफ लगेगा mg sin थीटा। तो ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं नीचे आते समय, और ऊपर जाते समय दोनों जो फोर्सेस जो हैं एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो हमें टाइम ऑफ एसेंट के बारे में दिया है कि दिस इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम ऑफ असेंट निकाल लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये पूरा जो लेंथ है इंक्लाइन का वो L के बराबर है, इंक्लाइन का जो लेंथ है वो L के बराबर है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा द टाइम ऑफ असेंट, लेट्स से दिस इज t1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स L, s इज इक्वल टू हाफ t स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो असेंट की बात कर रहे हैं तो आपको मिलेगा नीचे g sin 30 विच इज g/2 प्लस म्यू g √3/2, ये आपको टाइम ऑफ असेंट मिलने वाला है। एंड दिस टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट जो है इसमें दोनों फोर्सेस जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे,
तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, नेट फोर्स अपॉन मास, तो यहां मिलेगा आपको 2L डिवाइडेड बाय G/2 माइनस म्यू जी रूट 3 बाय, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है रिलेशन। दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर सकते हैं, तो वहां से या फिर बिना स्क्वायर करे भी आप नीचे 2 को उड़ा सकते हैं, 2L को उड़ा सकते हैं, G को उड़ा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर्स को बराबर कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस म्यू रूट 3 अंडर रूट में इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू रूट 3, 1 माइनस म्यू रूट 3, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ से, 1 प्लस म्यू रूट 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 माइनस म्यू रूट 3, तो यहाँ जाएगा आपके पास 1 प्लस म्यू रूट 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 रूट 3 इंटू म्यू, ये बन जाएगा आपके पास 5 रूट 3 इंटू म्यू इज इक्वल टू 3, सो रूट 3 से चला गया रूट 3 बार, तो म्यू की जो वैल्यू है आपको मिल जाती है अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर। सो अंडर रूट 3 बाय 5 जो है म्यू की वैल्यू आपको मिल जाती है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3 के बराबर, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 के बराबर। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल 20 जुलाई 2021 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। दो बॉडी है हमारे पास, एक है रिंग, एक है सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मटेरियल आर रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग एन इंक्लाइन प्लेन, रेडियस ऑफ द बॉडीज आर सेम। अब देखिए रेडियस सेम कर दिया और इनका मटेरियल सेम है, हमारे पास कौन है, रिंग है और सॉलिड सिलेंडर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनके मासेस जो हैं हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मासेस के बारे में, सिर्फ रेडियस के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते मासेस के बारे में, मासेस से वैसे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं, यदि आपसे क्या पूछा गया है, वेलोसिटी पूछी गई है, तो मास से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन ऑफ द रिंग to that of the cylinder is equal to under root of x by 2, then the value of x is equal to, तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी बताना है कि सेंटर ऑफ मास का बॉटम पे, तो देखिए ये फॉर्मूला होता है, आप एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल भी सकते हैं। मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, फ्रिक्शन यहाँ पे सफिशिएंट है, फ्रिक्शन यहाँ पे सफिशिएंट है, ऐसा नहीं होगा कि ये फ्रिक्शन सफिशिएंट ना हो और ऑब्जेक्ट हमारा स्लिप करने लगे साथ में, और ये हाइट है h, एक राउंड बॉडी को रेस्ट से रिलीज कर दिया जाता है, तो नीचे आने पर उसका जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास का VCOM और इसका एंगुलर स्पीड जो है ओमेगा के बराबर हम मान लेते हैं। तो इस सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है बॉटम पर, एट बॉटम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 GH डिवाइडेड बाय 1 प्लस I डिवाइडेड बाय mr स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का। और ओमेगा कैसे निकालेंगे, सेम रिलेशन होगा VCOM इज इक्वल टू R ओमेगा, बिकॉज ये पूरे रास्ते रोल करी है, तो जो V इज इक्वल टू R ओमेगा हर एक पॉइंट पर होने वाला है, ठीक है। अब ये निकाला कैसे मैंने, यहां से यहां जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है दैट इज mgh, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और एक रिलेशन तो है ये, और दूसरा रिलेशन है हमारे पास V इज इक्वल टू R ओमेगा। दोनों रिलेशंस को इस्तेमाल करने पर ये रिजल्ट हमें मिल जाता है। डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसको, इसी फॉर्म में याद रखें, अंडर रूट ऑफ 2GH डिवाइडेड बाय 1 प्लस I बाय mr स्क्वायर। अब बेटा हमारे पास है रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr स्क्वायर, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GH मिल जाएगा। यहाँ पे mr स्क्वायर रखेंगे तो mr स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बन गया आपके पास 1 प्लस 1 इज 2, 2 से गया 2, तो अंडर रूट GH आपको मिलेगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फॉर रिंग। और बात करें सिलेंडर की, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 होता है, तो यहाँ पे mr स्क्वायर बाय 2 लिखेंगे तो ये 1 बाय 2 बच जाएगा, 1 प्लस 1 बाय 2 इज 3 बाय 2, 3 बाय 2 नीचे है ऊपर जाएगा तो 4 बाय 3 आपको मिल जाएगा। सो अंडर रूट ऑफ 4GH बाय 3 आपको मिल जाती है वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर, वेलोसिटी ऑफ रिंग है इतना, तो रेशियो निकालना है रिंग का सिलेंडर के साथ। सो अंडर रूट ऑफ GH डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4GH और ऊपर आ जाएगा रूट 3। सो अंडर रूट GH से अंडर रूट GH कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट ऑफ रूट 3 बाय 2 आपको मिल जाता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रूट 3 बाय 2। तो हमारे x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी आपके पास 3 के बराबर। समझ गए?